स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं महेश सर से बात करने जा रहा हूँ। सर, एनके पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आज कुछ 2-3 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि बच्चे जो अपना करियर बनाते हैं आजकल काफ़ी कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर जी। सर, कॉफ़ी के साथ में हम लोग अपना डिस्कशन भी करते हैं। तो सर, वो बच्चे जब अक्सर कभी पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, कभी सोसाइटी को कॉपी करते हैं, तो सर जो बच्चे को जो सोचना चाहिए कि मेरा करियर मुझे कहाँ बनाना है, उसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर उसको? देखिए, क्या होता है, हिंदुस्तान की जो शिक्षा प्रणाली है वो हम अंग्रेजों के बेस पे चल रहे हैं। हमें क्या बनना है, हम ये शुरुआत करते हैं 9वीं में आने के बाद, 9th में आने के बाद। बच्चा जब 9th में आता है उसके बाद उसके रुझान को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि साहब इसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, वकील बनना है, बैंक सर्विसेज में जाना है। जब आपके बच्चे का बेस क्लियर हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 दूनी 4 कर लेता है 6वीं में ही, 6th स्टैंडर्ड में अगर वो 2 दूनी 4 कर रहा है मतलब उसका मैथ्स अच्छा है। 6th स्टैंडर्ड में अगर आपके बच्चे को ये मेंढक और ये चूहे या कॉकरोच या फिर ये पकड़ने में मजा आ रहा है, वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है। अगर आपका बच्चा ईंट पर ईंट रख कर कुछ करने की सोचता है तो इसका मतलब उसका इंजीनियरिंग माइंड है। हमें उस नजरिए से सोचना पड़ेगा। साहब, कॉपी करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अपना फ्यूचर बना पाता है। हमारे शहर का एक प्रतिष्ठित जो संस्थान है जो मिठाई के नाम पर बहुत फेमस है, उनके परिवार में एक परंपरा है। बच्चे जो होते हैं लड़के सब करते हैं एमबीए और लड़कियां करती है सारी डॉक्टरी। साहब, ये मैं पिछले 5 पीढ़ियों से देख रहा हूँ। जितने जेंट्स हैं वो बिजनेस फील्ड में जाते हैं और जितनी लेडीज है वो सब डॉक्टर बनती है। अभी जो मेरी एज की एक बैच है, उस बैच में इसका विपरीत हुआ। लड़का ब्रिलियंट था, उसका फील्ड जो था वो मेडिकल फील्ड में था, मेडिकल फील्ड में गया उसी परिवार से। और लड़की जो थी वो बहुत ब्रिलियंट थी, उसका बिजनेस में माइंड था, उसको एमबीए कराया। सब उनके परिवार में लीग से हटकर बात हुई ना, जो परंपरा चली आ रही है कि सारे जेंट्स जो है वो एमबीए ही करेंगे, बिजनेस में ही जाएंगे, सारी लड़कियां जो डॉक्टरी करेगी, ऐसा तो कहीं है नहीं। ये तो हम लोगों ने बांट के रखा है ना, पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का होता है, ब्लू कलर जो होता है वो लड़कों का होता है। ये तो हमने ही रेखा बनाई है ना। तो हमें किसी की कॉपी नहीं करना है। आपका रुझान किस तरफ है उसके हिसाब से आप चलो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा किस्सा बताता हूं। मैं जब स्टैंडर्ड 10th में था, 10वीं में था, हमारे मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड हुआ करती है। मैं गणेश स्कूल में पढ़ा करता था। अब उस वक्त क्या था कि शायद आज भी है, साइंस का एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ होती है स्टैंडर्ड 10 तक। तो ये सब्जेक्ट में साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमारी एक मैडम पढ़ाने आती थी। और मैं खैर आज वो संसार में नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मेरी बैच के लोग हैं समझ जाएंगे किनकी बात कर रहा हूं मैं। अब वो साहब एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और वो कुछ समझाए। ऐसा जरूरी तो नहीं है 50 के 50 लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने एक बार हाथ उठा के बोला, मैडम जो आप समझा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इसको एक्सप्लेन फिर से करते हैं। तो जो मैडम पिछले 20 साल से पढ़ा रही हो, सडनली आपके स्टूडेंट कोई खड़ा कर बोल देता है कि मैडम आप क्या पढ़ा रही मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैडम का ईगो हर्ट होता है। उस मैडम का भी ईगो हर्ट हो गया। मुझे कहा इमीडिएटली आप मेरी क्लास से बाहर हो जाओ। नो प्रॉब्लम। मैं मेरी क्लास से बाहर जाके खड़ा हो गया। हमारे प्राचार्य जो राउंड पे निकलते हैं, उन्होंने देखा कि एक स्टूडेंट बाहर खड़ा है। वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा, महेश प्रिंसिपल चेंबर में आइए आप। मैं कहा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? तो सर, वो जो पढ़ा रही है मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पूछ लिया कि आप इसको फिर से एक्सप्लेन करो। तो इस बात पर मैडम ने कहा, आप मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। ठीक है, बोले कल आप अपने पिताजी को लेके आए। मेरे पिताजी स्कूल में नेक्स्ट डे आए, टीचर आई जिन्होंने हमको पढ़ाना था वो आई, तमाम। मैडम ने मुझसे 5 सवाल पूछे, मैंने 5 के जवाब नहीं दिए क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था मैडम क्या पढ़ा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
दूसरे सब्जेक्ट के टीचर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। पिताजी को लगा कि यार ये जब इसका ग्रेस्पिंग पावर अच्छा है और ये मैडम जो पढ़ा रही है समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मैडम से अगर इनको इश्यू है तो बोले हमारे पास कोई दूसरा टीचर नहीं है, पूरी क्लास में इनडिसिप्लिन ना हो, अनुशासनहीनता ना हो, इसके लिए आपके लिए व्यवस्था की जाती है कि मैडम जब क्लास में एंट्री करें आप क्लास से बाहर आ जाए। साहब अगस्त का महीना, स्कूल शुरू होती जुलाई में, साइंस मेन सब्जेक्ट, और मुझे बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मैडम क्लास में आती, हम बाहर निकल जाते, लेबोरेटरी में जाके पढ़ते। आप यकीन मानिए 10वीं परीक्षा में, 10th की एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में मुझे मैडम ने पढ़ाया नहीं और मुझे बायोलॉजी में 50 आउट ऑफ 50 मिले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में मैं अकेला था, अलोन वन, पूरे एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में जिसको 50 आउट ऑफ 50 मिले हैं बायोलॉजी में। ये कब की बात है सर? ये 87 की बात है। कहने का तात्पर्य ये कि मैडम ने आपको नहीं पढ़ाया, ये आप सोचते थी कि इट्स ओके, मैं पासिंग मार्क्स ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने उसको जुनून बना लिया, ये मुझे नहीं पढ़ा रही, कोई बात नहीं। उस समय क्या था कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें नहीं हुआ करती, नई नई शुरू हुई थी 10+2। तो मैं आपको बताऊं 11 किताबें लिए मैंने अलग अलग राइटर्स की, 10वीं की बायोलॉजी की 11 किताबें, आज भी पड़ी है मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी में आज भी रखी है वो 11 किताबें, और मैंने उसकी सहायता से पूरी पढ़ाई की और 10वीं में बोर्ड की एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 आया। सर ये पढ़ाई के साथ साथ मतलब आप और भी घर के कुछ काम कर लिया करते थे या फिर फुल टाइम स्टडी चलती थी? नहीं, ये हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि हम लोगों ने मतलब शिक्षा पर, जिसको कहना चाहिए कि हम 100% उसी में बंद कर नहीं रहे। जब हम बहुत छोटे थे तो पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। उस समय क्या होता था कि एक एक शब्द को आपको जमा कर ऐसा वो एम्बोजिंग जिसको किया करते थे, हम लोगों ने वो जाते थे, हम लोगों का प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता था, शादी की पत्रिकाएं छपती थी, और जो वो बनाया करते थे वो लाइनें वगैरह सब टाइप जो एडजस्ट बनाया करते थे लाइन वगैरह, उसके एक एक शब्द उठा के हम लोगों ने वो काम सीखा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उस काम में पिताजी के साथ में, जब मेरी उम्र 13 साल की थी तब भी था। तो आपको उसका काफी नॉलेज हो चुका होगा उस सब चीजों? हाँ, मुझे पता है। और उसके बाद अदर देन स्टडी, जिसको बोलते हैं आप मंच की गतिविधियां, वो भी मेरी अच्छी रही है। मेरा जब रेलवे के एग्जाम में आपके अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज की आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, तो मेरे पास 125 सर्टिफिकेट थे। इतनी बड़ी फाइल थी और हर फाइल के साथ मतलब हर सर्टिफिकेट के साथ में एक अटेस्ट कॉपी थी, तो वो फाइल अच्छी बड़ी हो गई। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने पूछा मुझसे, ये आप अपने साथ वालों के सबके लेकर आए हैं? मैंने कहा नहीं सर, ये मेरे व्यक्तिगत है, खुद के हैं। बोले इसमें लिखा है आप स्टेज पर? मैंने कहा नाटक में भी मैंने भाग लिया है। इसमें लिखा है आपने स्पोर्ट्स में? मैंने कहा मैंने स्पोर्ट्स में भी भाग लिया है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं राष्ट्रीय स्तर का रनर अप रहा हूँ, उप विजेता रहा हूँ। 89 में मुझे माननीय श्री अर्जुन सिंह जी, उस वक्त हिंदुस्तान के मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने दिल्ली में मुझे सीरीफूड ऑडिटोरियम में पुरस्कृत किया है। प्रदेश स्तर पर मैं तो 10 बार जा चुका हूँ। खो खो में मैं प्रदेश स्तर पर खेल चुका हूँ। कबड्डी में मुझे मतलब कहना है कि खेला मैं नहीं था, लेकिन नॉन प्लेइंग कैप्टन था और मेरी टीम दिल्ली तक पहुंची है, हम राष्ट्रीय स्तर तक टीम लेकर गए। फुटबॉल में मेरी टीम मध्य प्रदेश गई है। मैंने अपने आप को जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बांध कर नहीं रखा, अदर देन एक्टिविटीज। और इसके बाद भी हम लोगों का जो मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग स्कॉलर रहे, 65-70% हमेशा आते रहे। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि साहब मैं अगर बंद कमरे में अपने आप को बैठकर पढ़ाऊं, ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो शायद 90 आ जाएंगे। हम लोग की कल्पना से बाहर था, क्योंकि हमको सोचना भी नहीं था ना। मैं एक जगह बैठकर पढ़ने का नहीं था, मेरा सिस्टम शुरू से था घूमते फिरते आना। जिस दिन एग्जाम होती तो उसके पहली रात को मैं बड़ा एकदम भरपूर नींद लेता, दूसरे दिन सुबह जाके एग्जाम देना ही है, और दिया है। सब एजुकेशन बेस मजबूत रहा, तभी तो 17.5 लाख लोग रेलवे की एग्जाम में बैठे थे। फर्स्ट सिलेक्शन हुआ उसमें से 3,500 का, 17.5 लाख से 3,500। सेकंड सिलेक्शन हुआ 700 लोगों का, 700 में से 120 चुने गए।
इंटरव्यू में, उसमें एक मैं था। उसमें एक मैं था ना। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यस, मेरा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा रहा है। मैंने अपने आप को हर फील्ड में एक्सपर्ट बना के कोशिश की, अपने आप को इन्वॉल्व रखा और उसका मुझे फायदा है। सर उसका जो प्रिपरेशन था आपका जी, वो किस टाइप का शेड्यूल बनाया था आपने अपना? मैंने आपसे अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले कि किसी भी एक उसमें अपने आप को बांध के मत रखो। साहब मुझे फौज में जाना है तो मैं सुबह सुबह उठकर और दौड़ लगाऊं, और वो आप दौड़ लगाने में ठीक है, आपने डाइट बराबर ले ली, लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी, आप जनरल नॉलेज में जीरो है तो आप वहां से कैसे सिलेक्ट होंगे? तो आपको अपना सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। एक हिंदी शब्द है सर्वांगीण विकास। इसका मतलब होता है कि आपको हर फील्ड में अपने आप को जागृत रखना पड़ेगा, लाइक होलिस्टिक एजुकेशन। यस, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज कौन है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन है, आपके जिले का कलेक्टर कौन है। आप पेपर से कंटिन्यू रहें, आपका जनरल नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना आप हर फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, मराठी में एक वाक्य है, आगे पाठ मागे सपाट। मतलब आज आपने पढ़ा 2 दूनी 4, कल आप पढ़ेंगे 3 दूनी 6, तो आप 2 दूनी 4 भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपकी नज़र में किस तरह के बच्चे कामयाब हो पाते हैं? परसेंटेज वाले हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, या फिर कम पढ़ने वाले बच्चे हो पाते हैं या नहीं हो पाते? दोनों ही सवाल है, क्योंकि मैंने दोनों लोग को सक्सेस होते हुए भी देखा है और फेल होते हुए भी देखा है। देखो क्या है कि आमिर खान की एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो 3 इडियट आने के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है। 3 इडियट आने से पहले उस फिल्म में जिस हिसाब से उनको मतलब तीनों मतलब दोस्तों को अपने बेसिक से रिबेल करते हुए दिखाया, विद्रोह करते हुए दिखाया, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आज की पीढ़ी पर पड़ा है। एक्सेक्टली। हम ऐसा नहीं कहते कि जो सिनेमा होता है वो शिक्षाप्रद नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसका सकारात्मक पहलू है कि लोगों को मतलब बच्चों को अपना भविष्य चुनने का एक अवसर देता है 3 इडियट नाम की पिक्चर। लेकिन साथ ही आपके लिए जो आपके परिवार ने सोच के रखा है, उस विचारधारा को तोड़ने का काम भी करता है इस तरह की पिक्चराइजेशन। इस तरह जो मूवी आती है ये आपके विचारों को तोड़ने का काम भी करती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बुरहानपुर के एक प्रतिष्ठित जो व्यापारी है, मतलब व्यवसायी है, डॉक्टर और MBA, जिसमें लड़कियां जो है वो MBA डॉक्टर बनती है, लड़के, ये एक परंपरा चली आई है। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन की मोहब्बतें पिक्चर आती है, परंपरा, अनुशासन, उसको तोड़ने के लिए शाहरुख खान आता है। तो फिल्मों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आज भी हम लोग भाग मिल्खा भाग वाली पिक्चर नहीं देखते हैं। हमको दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जबकि शिक्षा पर पिक्चर होती है भाग मिल्खा भाग, या फिर पिक्चर वो ऋतिक रोशन की पिक्चर आती है जिसमें वो खड़ी पहाड़ी पे चढ़ता है, लक्ष्य। ऐसी पिक्चर हमें पसंद नहीं आती। हमें ऋतिक रोशन की वो मोहब्बत नहीं, वो कौन सी, कहो ना प्यार है, हाँ, कहो ना प्यार है, ज्यादा अच्छी लगती है। देखिए हर चीज में आपको क्या अच्छाई है वो लेना चाहिए। सर उसमें जैसे अभी हम 3 इडियट मूवी की बात कर रहे हैं कि उसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो चाहते हैं उनको करने दो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी वो जिस तरह की संगत में रहते हैं तो वो उसी तरह का अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो माँ बाप का वहाँ पर थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो उसको किस तरह से? देखो संगत का असर मैं आपको बताऊं, अगर आप जलेबी तोलवा रहे हैं और जलेबी पे सडनली एक मक्खी आके बैठ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जलेबी 200 रुपए किलो है, ठीक है। उस मक्खी का वजन अगर 0.010% होगा तो उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही मक्खी जब आप सोने का आभूषण लेने जाते हैं उस पे आके बैठ जाती है तो सबसे पहले वो सुनार या आप जो लेने वाले उसको भगाते हैं, क्योंकि पता है ये 1% भी अगर 0.01% 1 ग्राम वजन भी बढ़ गया 5,000 रुपए लग जाएंगे। इस संगत का असर है। आपकी संगत कैसी है उस पर डिपेंड करता है। देखिए साहब, इस संसार में एक जो बेस है आज का, जो कंपटीशन की जो जिंदगी है ना, उसमें लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है।
सर तो वहाँ पे पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स का मैं मतलब 3 इडियट मूवी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्या होता है, बच्चे एक छोटा मिट्टी का, गीली मिट्टी का एक टुकड़ा होता है, पार्ट होता है। आप मूर्ति बना लें उसको, ठीक है, या आप थूकदान बना लें उसको, आपके ऊपर डिपेंड, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हर माँ बाप तो ये चाहते ना कि मैं इसकी मूर्ति बनाऊं। भाई, आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसके अंदर जो राम जी की मूर्ति बनी है, वो पत्थर हजारों साल से कर्नाटक के गांव में ऐसा ही पड़ा था, ऐसा यूजलेस, किसी को पता नहीं था कि ये मूर्ति राम जी की मूर्ति बनेगी। तो यही जीवन का सत्य है। किसी अच्छे मूर्तिकार की नजर उस पर पड़ी, उस मूर्तिकार को लगा कि इस पत्थर में दम है। वो पत्थर जमीन में 4.5 फीट ऊपर था और 3.5 फीट गड़ा हुआ था। उसको बाकायदा निकाला गया और उसको वहां से ले जाकर उसने अपने लैब में टेस्ट किया उसको कि मैं इसकी मूर्ति बना सकता हूँ। और आज हम सबको राम जी का जो मंदिर है अयोध्या में, हम वो मूर्ति देख रहे हैं। मीन्स अगर यही सिस्टम जीवन में है। बच्चे मतलब अगर हम सोचे, ठीक है, आज पबजी का जमाना है, मोबाइल में बच्चे घुसे हुए हैं, ये दिशा नहीं दे रहे हैं, ये आपको दिशाहीन कर रहे हैं। देखता हूं ना मैं, बच्चे मतलब ऐसा बिल्कुल एकदम लगे रहते हैं और उनकी लैंग्वेज इतनी बदल गई है कि जिसको कहना चाहिए कि इतनी घटिया लैंग्वेज में वो उस पर डिस्कस करते हैं। तमाम नई तरह की, जिसको बोलना चाहिए कि यहां मैं बोल भी नहीं सकता, इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? सब टेक्नोलॉजी का दौर है। आप किस्मत वाले हैं कि आपके पास में एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप गूगल पे सर्च करें फ्रॉग डिसेक्शन, तो आपको पूरी फ्रॉग डिसेक्शन की पूरी फाइल आ जाएगी। ह्यूमन डिसेक्शन, मनुष्य के शरीर के पूरे 211 हड्डियां होती है, वो आ जाएगी। 2 लंग्स होते हैं, 2 किडनी होती है, 2 आईज होती है, ये सब आ जाएगी। तो आप इसको अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं? आप वो पबजी में क्यों घुस रहे हैं? जिस तरह से मनुष्य के खाने में अलग अलग तत्वों का समावेश है, उसी हिसाब से जीवन में अलग अलग फील्ड का समावेश है। आप नमक ज्यादा कर दो, आप सब्जी खा पाओगे? चाय में, आप कॉफी में आप शक्कर ज्यादा कर दो, आप पी पाओगे? तो ये हमें सोचना होगा कि हमें किस लेवल तक किसको कितना परमिट करना है। ये जो बच्चे आजकल कर रहे हैं ना, कि बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने देख ली 3 इडियट और साहब वो मेरे मोहल्ले में एक डॉक्टर बन गया है, एक इंजीनियर बन गया है, तो मैं इंजीनियर बनता हूँ। 9th में आता तो उसके माइंड में इंजीनियर चलते रहता है, 10th में आता है तो उसके माइंड में आता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, 11th में उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट लेके एडमिशन लेता है कॉमर्स में, मैं सीए बन जाऊंगा। 12th में आने के बाद सोचता है कि मैं बैंक में जॉब कर लूंगा। सब 9, 10, 11, 12 4 साल में उसके 4 डायरेक्शन चेंज हो गए ना। बच्चा उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले पाए। ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि बच्चे को सही दिशा का ज्ञान दें, बच्चे से पूछे, बच्चे को आप अपना गुलाम ना समझे, बच्चे को आप अपना उसको बोलने का मौका दे, बेटा तेरी क्या इच्छा है, तुझे किसमें इंटरेस्ट है। ये बच्चे को भी मौका देना चाहिए। बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से मुझे पाला है, तो उनकी क्या इच्छा है, मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है, वो क्या सोचती है, मेरे अंदर क्या देखना चाहती है कि मैं मेरे पिता से एक स्थान ऊंचा प्राप्त करूं। तो ये आपस में सामंजस्य की बात है, जिसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 75% है और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी 25% है। बच्चों को जिद नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने बड़ों से, बड़ों का मतलब ये नहीं होता, हम आए दिन देखते हैं कि रिक्शा चालक चाहे उसका लड़का IAS बन गया, बराबर है, एक सब्जी बेचने वाली का लड़का जो है वो MBBS में, नीट में सिलेक्शन हो गया उसका, वो भी इंसान ही है ना आपके जैसा। आपके पास सुविधा है, आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ रहे हैं, आपके लिए आपके माँ बाप ने, भले वो खुद पुरानी ड्रेस में पिछले 5 साल से घूम रहे हो आपके पिताजी, भले आपकी माँ पिछले 3 साल से दिवाली पर नई साड़ी नहीं खरीदी, लेकिन हर साल आपके लिए नए कपड़े, नए जूते अगर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, नई बुक्स ला रहे हैं, कॉपी खत्म नहीं होती, नई कॉपी आके दे देते हैं,
तो ये बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माता पिता के बारे में सोचें कि किन विपरीत परिस्थितियों में मुझे वो पढ़ा रहे हैं। हर माँ बाप तो ये सोचता है ना कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का कैलिबर कितना है। बच्चे की स्थिति है 4 किलो वजन उठाने की, आपने उस पर 40 किलो रख दिया, बच्चा तो बोझ से वैसे ही दबा हुआ है, वो आगे सरकेगा ना, दौड़ेगा थोड़ी, वो रेंग रेंग कर ही चलेगा। तो अनावश्यक बोझ ना डालें बच्चों पर, ये मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है। और सभी बच्चों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आपके माता पिता आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच के रखें ना। जब आपको उन्होंने अच्छे कपड़े लाके दिए, जब आपको उन्होंने अच्छे जूते लाके दिए, अच्छी बुक्स लाके दी, अच्छे टीचर्स वाले स्कूल में आपको डाला, खुद साइकिल पर जाते हो लेकिन आपको बस में भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनका हक बनता है ना कि वो आपको अच्छी जगह पर बैठा हुआ देखें। तो उनके मन की क्या इच्छा है वो भी सुनो, आपके मन में क्या, किस सब्जेक्ट के प्रति आप ज्यादा उत्साहित हैं वो उनसे डिस्कस करो। लेकिन डिस्कस करो, पता चलता है कि बाप और बेटे में अबोला है। बेटे को कुछ चाहिए, माँ को बोलता है माँ पापा से ये बोलो, बाप को कुछ कहना है बेटे को तो माँ अपने घर वाले को बोलता है बोल उसको ऐसा 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 कर। ऐसा नहीं होता। एक परिवार है, माँ डायरेक्ट आपसे किसके थ्रू बात किससे बेहतर है, आप आपस में बात करो। बच्चे अपने बाप से बोले, बाप अपने बच्चे से बोले। थैंक यू सर। मीन्स बच्चे को एक अच्छा सा मेंटोर मिलना चाहिए और बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उसके पेरेंट्स ने भी गाइड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों ने बिल्कुल अपने माँ बाप के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और अपनी समस्या अपने माँ बाप के सामने रखनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं हूँ आसिफ सर, डायरेक्टर फ्रंट की पाठशाला। थैंक यू सर। धन्यवाद।